इंसानों को व्यापक रूप से हमारी जटिल सभ्यताओं और नए व्यवहारों के कारण पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्रजाति माना जाता है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम विकास की सीढ़ी पर कितने आगे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में ऐसे फीचर्स हैं जो एनिमल्स के दिमाग से कम हैं? हमने डिफरेंट कैटेगरीज में जानवरों के एम्पायर के बाकी हिस्सों के खिलाफ इंसानों को खड़ा किया है, जिन्हें मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा सेरिबेलम, सबसे ब्राइट सेरिब्रम और दिमाग की आखिरी लड़ाई का सबसे बड़ा मामला बनाया है। तो दोस्तों, ऐसे ही साइंस से रिलेटेड अजीबोगरीब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली कैटेगरी स्मेल। सरप्राइजिंगली हमारी स्मेल की फीलिंग के लिए हम इंसानों को कोई पुरस्कार नहीं मिला, जबकि हमारे दिमाग ज़्यादातर दूसरे जानवरों की कंपैरिजन में रिलेटिवली बड़े हैं। हमारे दिमाग का हिस्सा स्मेल ऑल्फैक्टरी बल्ब के लिए डेडिकेट होता है। कंपैरेटिवली ये छोटा होता है। शार्क का ऑल्फैक्टरी बल्ब उनके दिमाग के 2/3 हिस्से को घेरता है, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा सफ़ेद शार्क का होता है। इस बीच 2 रोडेंट्स जैसे कि एगोटी और कैपिबारा में मैमल्स के सबसे बड़े ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं। एक और पावरफुल रोडेंट है माउस। चूहों को ज़मीन की खानों को एक्सेप्शनल एक्यूरेसी के साथ सूंघने के लिए नियोजित किया गया है। स्मेल की सबसे अच्छी फीलिंग के साथ संभावित रूप से ज़मीन का जानवर भालू होता है। एक ऑल्फैक्टरी बल्ब के साथ इंसानों की तुलना में 5 गुना बड़ा दिमाग होने के बावजूद हमारा दिमाग सिर्फ 1/3 होता है। हालांकि कई स्पीसीज़ के स्मेल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग न सिर्फ ब्रेन एनाटॉमी में डिफरेंस के कारण होता है, बल्कि उनकी नाक के अनुकूलन के परिणाम स्वरूप भी होता है। इस मीनिंग के साथ इस बात का अंदाज़ा कम है कि कौन सी प्रजाति हमारे ऊपर है और कौन सी प्रजातियां हमसे भी बदतर है। दूसरी कैटेगरी नेविगेशन। हम इंसान अपनी एक्सप्लोरेटरी और शिपिंग कैपेसिटी पर गर्व करते हैं, लेकिन हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि हम बिना नक्शे के कैसे सामना करेंगे। और हाल ही में सैटेलाइट नेविगेशन के हिसाब से एक जानवर है जो गूगल मैप्स का सहारा लिए बिना हज़ारों किलोमीटर दूर से अपने घर का रास्ता ढूंढ सकता है, जो बेजुबान कबूतर है। ये कैसे हो सकता है? बहुत बहस करने के बाद बायोलॉजिस्ट ने अपने रहस्य को उजागर किया है। कबूतर के ब्रेन में सेल्स का एक कलेक्शन होता है जो मैग्नेटिक स्टिमुलेशन को रिएक्ट करता है। ग्रुप में हर एक ब्रेन सेल्स एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक यूनिक सिग्नलिंग पैटर्न के साथ रिएक्शन करती है, जिसे कबूतर एक्सप्लेन करने में सक्षम होते हैं। कबूतर अपनी सही जियोग्राफिकल लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए सिग्नल्स को डिकोड करते हुए जगह पर डिपेंड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज का पता लगाने के लिए इस पावर का यूज़ करते हैं। इसीलिए अगर साइंटिस्ट ने एक ह्यूमन वर्सेस पिजन रेस शुरू की तो कबूतर निसंदेह फिनिश लाइन को पार करेगा, जबकि इंसान एक जीपीएस सिग्नल खोजने की कोशिश करेगा। फोटो मेमोरी होती है। सफिशिएंट नंबर में इंसानी बच्चों के पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, जिसे आइडेंटिक इमेजरी भी कहा जाता है। ये उन्हें बड़ी क्वांटिटी में जानकारी को याद करने में सक्षम बनाता है। जब इसे थोड़े समय के लिए उजागर किया जाता है तो दुर्भाग्य से ये मिरेकल जीनियस पर्सनल एज के रूप में फीकी पड़ जाती है। चिंपैंजी के पास भी ये प्रभावशाली आइडेंटिक मेमोरी होती है, जो इंसानों के सेम एज के साथ घटती है। जब इस सिग्निफिकेंट वर्किंग मेमोरी की जांच की गई तो चिंपैंजी के खिलाफ इंसानों को चुनौती देते हुए युवा चिंपैंजी को ह्यूमन एडल्ट्स की कंपैरिजन में नंबर्स के सीक्वेंस को बनाए रखने की बेहतर कैपेसिटी को पाया गया। और ये भी पाया गया कि जिस समय चिंपैंजी को नंबर्स से अवेयर कराया गया था, तब उनकी मेमोरी को इन्फ्लुएंस नहीं किया गया था। ये याद दिलाने का सुझाव लगभग इमीडिएट था। हालांकि रियलिटी में इस लड़ाई के चैंपियन के ताज के लिए यंग चिंपैंजी को इंसानी बच्चों का सामना करना चाहिए और यंग चिंपैंजियों को एडल्ट ह्यूमंस के साथ रहना चाहिए और उम्र के साथ आइडेंटिक मेमोरी की गिरावट के लिए जिम्मेदार भी होना चाहिए। चौथी कैटेगरी एंटी ब्रेन डैमेज। दर्दनाक ब्रेन की चोट इंग्लैंड और वेल्स में 40 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। यह दर्शाता है कि इंसानों में इस लक्ष्य से बचने के लिए इफ़िशिएंट सिस्टम की कमी है। इसके एडवर्स में वुडपेकर दिन में 6000 पर सेकंड की रफ्तार से 12000 पेड़ों को अपने सिर से तोड़ता है। इसके बावजूद वो ब्रेन डैमेज को रोकने के लिए डेवलप हुए हैं।
उसकी एक मोटी स्कल होती है जो बारीकी से बुने हुए स्ट्रिप्स के साथ लेयर्ड होती है, जो एक जाली जैसे स्ट्रक्चर को बनाती है जो इसके स्ट्रोक्स के इफेक्ट को एब्जॉर्ब करती है। वुडपेकर के पास एक और शॉक एब्जॉर्बर होता है जो हड्डी का एक बैंड होता है जो सीट बेल्ट की तरह उनकी स्कल के आसपास होता है। इसके अलावा वुडपेकर के दिमाग को सेल्फ मॉडिफाइड किया गया है जो ज़्यादा चौड़े होते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया पर फोर्स के इम्पैक्ट को फैलाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन ब्रेन के एडवर्स में स्कल से ब्रेन को टकराने से रोकने के लिए वुडपेकर और स्कल के ब्रेन के बीच ज़्यादा जगह नहीं होती है। इन सभी आविष्कारों के साथ वुडपेकर किसी भी रॉक स्टार को हैंड बैगिंग शोडाउन में हरा सकता है। 5वीं कैटेगरी, ब्रेन साइज। इंसानों के बढ़े हुए माथे और स्कल की कैपेसिटी ने हमारे दिमाग को हमारे पूर्वजों की कंपैरिजन में नाटकीय रूप से डेवलप करने में सक्षम बनाया है। हालांकि ये अभी भी अस्तित्व में सबसे बड़ा ब्रेन नहीं है। ह्यूमन ब्रेन का पीछा करती हुई कुछ स्पीसीज और भी है, जैसे कि मीजल्स 1.2 kg, डॉल्फिन्स 1.5 to 1.7 kg, हाथी और ब्लू व्हेल 5 kg और किलर व्हेल लगभग 6 kg। लेकिन उन सभी में से सबसे बड़ा ब्रेन स्पर्म व्हेल का होता है जिसका वज़न 7 किलोग्राम होता है। कई लोग इसकी रिलेवेंस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और ये तर्क देते हैं कि ब्रेन से बॉडी का मास रेशियो इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। इस एग्जाम्पल में ये हम्बल क्रिएचर किसी भी प्रजाति का सबसे बड़े ब्रेन से बॉडी का मास रेशियो है। इसीलिए जिस तरह से आप ब्रेन के साइज की लड़ाई को देखते हैं तो हम अभी भी इससे जीत नहीं सकते। 6ठी कैटेगरी, मोरग्लिया यानी सपोर्टिव ब्रेन सेल्स। ब्रेन में 2 टाइप्स के मेन सेल्स होते हैं। पहला न्यूरॉन्स यानी ज़्यादा ब्रॉड फॉर्म से रिकॉग्नाइज ब्रेन सेल्स और दूसरा ग्लिया यानी लेजर नोन ब्रेन सेल्स। न्यूरॉन्स ब्रेन के जरिए बाहर के जटिल जानकारी वाले मैसेजेस को स्प्रेड करते हैं जो बॉडी के जरिए मसल्स की मूवमेंट्स जैसे आउटपुट के लिए नेतृत्व करते हैं। ग्लिया न्यूरॉन्स की पार्टनर सेल होती है जो उनके वेस्ट के डिस्पोजल में मदद करती है और उन्हें इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स खिलाती है। पॉसिबली सबसे होशियार इंसानों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास ग्लिया 2 न्यूरॉन्स का एक हाई रेशो था जो डॉक्टर्स के दिमाग के कंपैरिजन से ज़्यादा था। इसके अलावा एनिमल स्टडीज़ ये डिटरमाइन करती है कि जैसे जैसे इंटेलिजेंस बढ़ती है ग्लिया 2 न्यूरॉन रेशियो भी बढ़ता है। इसलिए ब्रेन पावर का एक इंडिकेटर एक पर्सन का ग्लिया 2 न्यूरॉन रेशियो होता है। पॉसिबली क्योंकि हर एक न्यूरॉन ज़्यादा ग्लायल केयर को गेन करता है और इसलिए ज़्यादा कुशलता से ऑपरेट होता है। अगर इसे इंटेलिजेंस का सटीक माप समझा जाए तो मिंक व्हेल सबसे स्मार्ट प्रजाति होगी जिसमें किसी भी प्रजाति का ग्लिया 2 ब्रेन रेशियो सबसे ज़्यादा होता है, इंसानों की कंपैरिजन में 5.5 गुना ज़्यादा। 7वीं कैटेगरी, नियोकॉर्टेक्स। नियोकॉर्टेक्स वर्ड का मीनिंग होता है कि न्यू आउटर लेयर ऑफ ऑर्गन और ब्रेन के बाहरी हिस्से का डिस्क्रिप्शन करता है जो हाल ही में डेवलप हुआ है। सिर्फ कुछ इंटेलेक्चुअल फॉर्म से एडवांस्ड स्पीसीज के पास नियोकॉर्टेक्स है जो कॉन्शियस थॉट, लैंग्वेज और सेल्फ अवेयरनेस जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क को कंट्रोल करता है। हालांकि इंसान का नियोकॉर्टेक्स सबसे बड़ा है। डॉल्फिन का नियोकॉर्टेक्स ज़्यादा डिटेलिंग से मुड़ा होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा सरफेस एरिया होता है जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी में तेज़ी का एक अलग साइन होता है। ये 2 पैरेलल डिस्प्लेस को दिखाता है लेकिन पॉसिबली समान रूप से शक्तिशाली मेंटल प्रोसेसिंग के तरीके ये सुझाव देते हैं कि इंसान और डॉल्फिन कुछ हायर ऑर्डर फंक्शंस में काफ़ी इक्वल एबिलिटी के हैं। फिर भी ये प्रपोज्ड किया गया है कि डॉल्फिन में ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सोशल रिलेशंस और अजम्पशंस की स्पीड होती है जो पॉसिबली उनके मरीन हैबिटेट और प्रोग्रेस की डिपेंडेंसी के कारण होती है। इस स्पेशल फाइट में ये पॉसिबली एक ड्रॉ में ख़त्म होगा लेकिन आगे के रिसर्च के साथ ही हमेशा इसका परिणाम नहीं हो सकता है। 8वीं कैटेगरी, न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस नए न्यूरॉन्स एक टाइप की ब्रेन सेल्स बनाने की प्रोसेस होती है। न्यूरोजेनेसिस डेवलपमेंट के दौरान ये एक रिमार्केबल रेट से होता है लेकिन एडल्टहुड से ये प्रोसेस ब्रेन के एरियाज तक सीमित होती है जो मेमोरी और स्मेल की फीलिंग के लिए जिम्मेदार होती है जो इंसानों में भी होती है। यही लिमिट दूसरे मैमल्स के बारे में सच हो सकती है। हालांकि
कई नॉन मैमल्स के ब्रेन के दूसरे एरियाज में भी न्यूरोजेनेसिस का डिस्प्ले होता है। इसकी सबसे व्यापक रूप से स्टडी की गई है। फॉर एग्जांपल बॉनी फिश का एक बड़ा ग्रुप होता है, यानी टेलस्ड फिश का ग्रुप। टेलस्ड फिश एडल्टहुड के दौरान भी मैमल्स की कंपैरिजन में 100 गुना ज़्यादा सरप्राइजिंगली रेट पर न्यूरोजेनेसिस करती है। न्यूरोजेनेसिस का यूज़ डैमेज या खोए हुए सेल्स को बदलने और ह्यूमन सेल्स की टोटल नंबर्स को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसीलिए यह प्रोसेस एक क्रिएचर के पास न्यूरॉन्स की आबादी को बढ़ाने के लिए एक यूजफुल टूल होता है। इंसान इस कैपेसिटी के हिसाब से काफ़ी कम होते हैं, जिसका मतलब है कि हम इस ब्रेन की फाइट को 96% फिश जैसी स्पीसीज जैसे एनकोवी, सी हॉर्सेस और कार्प से हार सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, इंफ्रारेड सेंसिटिविटी। हम अपने टच की फीलिंग के ज़रिए हीट को महसूस करते हैं, जो ब्रेन को बुनियादी तौर पर इन्फॉर्म करता है। अगर कुछ हीटेड या ठंडा होता है तो कुछ सांपों में ज़्यादा रिफाइंड हीट का पता लगाने वाली सिस्टम होती है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर लाल से परे लाइट की वेवलेंथ का यूज़ करना शामिल होता है। इंफ्रारेड सेंसिटिव सांपों में पिट पार्ट्स होते हैं। उनकी आँखों के नीचे हीट सेंसिटिव नर्व से भरे छेद होते हैं। उनके पास एक ऐसा ब्रेन एरिया भी होता है जो दूसरे जानवरों में मौजूद नहीं होता। जो गड्ढे पिट पार्ट्स से इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं और इसे हीट के मैप में ट्रांसलेट करते हैं, उन सभी हीट मैप को स्पेशलाइज्ड ब्रेन एरियाज में भेजा जाता है, जो विजुअल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और फिर उसके आसपास के सांप के विजुअल मैप पर सुपर इम्पोज करता है। ये इंफ्रारेड सेंसिटिव सांपों को उनके पर्यावरण को एक साथ 2 तरीकों से देखने में सक्षम बनाता है, जिससे उनकी सेटिंग का ज़्यादा डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन इंसानों की कंपैरिजन में कभी भी इमेजिनेशन कर सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी, ह्यूमन विक्ट्री। इन सभी लड़ाइयों के बावजूद हम एनिमल किंगडम के एक साथी सदस्य से हार जाते हैं। वही एक कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की एक पूरी होस्टिंग होती है, जो स्पेसिफिक फॉर्म से इंसान है, जिससे कोई दूसरा जानवर नहीं लड़ सकता है। याद रखिए, ये सिर्फ इन दिमागी लड़ाइयों के अभी के परिणाम हैं। इस पर रिसर्च लगातार की जा रही है कि दूसरे जानवरों के कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी का खुलासा करते हैं। कौन जानता है कि भविष्य में हमारे एनिमल्स के बारे में ज़्यादा जानने में हम कामयाब हो। इससे हम सिर्फ ये सीख सकते हैं कि हमारा दिमाग आखिर इतना ख़ास क्यों है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको नॉलेज मिलती रहे और हमें मोटिवेशन। थैंक यू।